सिनेमा जगत से लेकर राजनीति तक का सफ़र लगातार धुआंधार रहा। इस वक्त मेरे साथ हैं मनोज तिवारी, जिनके करियर को किसी शब्द की ज़रूरत नहीं है। पॉलिटिकल करियर की अगर हम उनकी बात करें तो 8 साल पूरे हो चुके हैं। सर, आपको रिपब्लिक पर स्वागत है। सर, जिस तरीके से आपके 8 साल राजनीति के हो गए और हमने आपका सिनेमा जगत का भी करियर देखा, किस तरीके से आपने एक्टिंग की, किस तरीके से आपकी सिंगिंग रही और आप जिस तरीके से लोकप्रिय हुए, साथ ही साथ अगर हम सर आपकी राजनीति की सफ़र की बात करें तो उसमें भी आपकी लोकप्रियता सर कम नहीं है। हाँ, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। 8 साल का राजनीतिक सफ़र, निश्चित रूप से सार्वजनिक जीवन का तो मेरा ये 26वां वर्ष है, क्योंकि मैं 1996 से एक पहचान मिल गई थी और धीरे धीरे वो स्टारडम में बदलती गई। लेकिन 8 साल में जो हमने महसूस किया कि जीवन का सबसे सही सदुपयोग अभी हुआ है, और ये 8 साल एक ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में हम लोगों ने आगे बढ़ाए हैं जो इस समय न सिर्फ भारत के लोगों के दिलों में बस रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया उनको नेता मानने लगी है, नरेंद्र मोदी जी। और हमें इस बात की खुशी है कि हम ऐसे नेता के साथ चलते हैं जो कहते हैं कि आप अपना हिसाब किताब एक सेवक की तरह मालिकों को देते रहो। तो आज हमने भी अपना हिसाब किताब दिया है। मुझे बहुत खुशी है कि हमने 2014 में जो जो पॉइंट्स बनाए थे उसमें हम एक पॉइंट छोड़ के सारे पॉइंट को फुलफिल कर लिए हैं। सिग्नेचर ब्रिज बना लिया, शास्त्री पार्क का फ्लाईओवर बना लिया, सीलमपुर के फ्लाईओवर का दोहरीकरण कर दिया, अपने क्षेत्र में पासपोर्ट कार्यालय ला दिया। हमारे क्षेत्र में कोई सेंट्रल स्कूल नहीं था, 3-3 खड़े हो गए। हमारे क्षेत्र में मेट्रो नहीं थी, अब मेट्रो फेज़ भी पूरी होने वाली है। हमारे क्षेत्र का जो ट्रैफिक कंजेशन था वो वजीराबाद से लेके भजनपुरा से लेके सबको हमने दुरुस्त कर लिया है। अब काम ख़त्म होने में साल भर, 1.25 साल लग सकता है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मैं अपने क्षेत्र में रिवर फ्रंट बना रहा हूँ। अभी मैं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी और माननीय एलजी जो अभी अभी अपने पद पे आए हैं विनय सक्सेना जी के साथ विजिट करूँगा। एक अद्भुत सौगात दी जा रही है। और हेल्थ के सेक्टर में भी हम जो हमारे यहाँ हॉस्पिटल हैं उनकी व्यवस्था को ठीक करने के लिए, स्टडी सेंटर के लिए बहुत सारे खर्चे अपने फंड से भी किए। और कुल मिला के जो आज की डेट में हमारी कसक है वो सिर्फ यह है कि 709 भी जो एक एलिवेटेड रोड है वो 2 साल लेट हो गया है। नितिन गडकरी जी ने उसकी शुरुआत की थी 2019 की शुरुआत में, और कोविड के कारण उसमें हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन हम 2025 तक उसको भी बना करके और लोगों को सुपुर्द कर दें। सर, जिस तरीके से आपने तमाम काम गिनवाए जो आप दिल्ली में करना चाहते थे, लेकिन दिल्ली की सर एक बहुत बड़ी समस्या, अगर हम बात करें दिल्ली की जो पहचान है, यमुना नदी। यमुना नदी आज तक सर मैली है, लगता है उस पर काम होना चाहिए। वो एक आपका है, वो तो लक्ष्य है। उसके लिए मैं लगातार दिल्ली सरकार से संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं। कई बार हम इसके रीजंस भी दिखाते हैं। अभी आज भी मैं अपने ट्विटर पे वो पिन करके रखा हुआ हूं वीडियो, जहां सोनिया विहार के बाद जमुना जी में 80% केवल नालों का पानी गिरता है, और उसको बड़ी आसानी से, ज़्यादा खर्च भी नहीं है, अगर 3 से 4 हज़ार करोड़ रुपए के बीच का प्लान बन जाए तो हम सारे नालों को नदी से अलग कर सकते हैं। इसकी योजना भी बनी, लेकिन कार्यरूप नहीं दे पाए। मैं समझता हूँ इस पे हम लगातार दिल्ली सरकार को जगाने में भी लगे हैं, और अपने क्षेत्र की जो हमारे लोकसभा क्षेत्र की यमुना जी हैं उनकी सफाई में भी हम लोग हर 15 दिन में श्रमदान करते हैं। तो निश्चित रूप से ये बहुत एक बड़ी, एक महत्वपूर्ण बात है जिसके सोल्व हो जाने से दिल्ली का जीवन बदल जाएगा। इस पे अब मैं कोशिश करूंगा आगे
कि दिल्ली सरकार से और भी तारतम्य मिलाया जाए ताकि इस लक्ष्य को जल्दी पा लिया जाए। सर, दिल्ली में एक और बहुत बड़ी समस्या है ट्रैफिक और साथ ही साथ पोल्यूशन। जैसे जैसे मौसम बदलता है उसके हिसाब से दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो भी चेंज होता है। सर्दी जैसे आती है बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है। तो ये भी आपके एक विज़न में है, क्योंकि दिल्ली आपके दिल में बसती है, तो ऐसे में दिल्ली में जो पोल्यूशन है उसको लेकर भी कोई विज़न है आपका? 100%। इसके लिए दिल्ली का पोल्यूशन दो तरह का है, एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन धीरे धीरे असर करता है, वाटर पोल्यूशन डायरेक्ट असर करता है। और दोनों पे हम, चूँकि दोनों विषय वो दिल्ली सरकार का विषय है, हम एक सांसद के नाते लगातार उनको जगा रहे हैं, लगातार उनके साथ बैठने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहीं पे मुझे थोड़ी सी निराशा हो जाती है कि इस क्षेत्र में दिल्ली सरकार इवन बैठने को भी तैयार नहीं है। वरना अभी कुछ दिन पहले एक स्मोक टावर का उद्घाटन किया था अरविंद केजरीवाल जी ने। तो मैं उनको बार बार कहता हूँ, स्मोक टावर एक नहीं, कम से कम इस दिल्ली में 200 स्मोक टावर लगेंगे तो हम दिल्ली में जो पोल्यूशन जनरेट हो रहा है उसको हम मिनिमाइज कर पाएंगे। मैं समझता हूँ कि हम आज शिकायत नहीं करेंगे। हम अपने 8 साल के बाद जो 2 साल का समय बचता है इस कार्यकाल में, इसमें हम उनके साथ पॉजिटिवली बैठ करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सर, जिस तरीके से आपका राजनीतिक पूरा सफ़र है और तमाम इसमें विरोधी भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं। अगर हम ओवैसी की बात करें, अभी सर उन्होंने एक बयान दिया है कि जिस तरीके से जो द्रविड़ हैं और आदिवासी हैं वही भारत की असली पहचान है, और लगातार जो आरएसएस का जो एजेंडा है वो चेंज करने की कोशिश कर रही है। आप सर उनके बयान को कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी भी मानती है कि द्रविड़, आदिवासी, लेकिन इसके साथ साथ क्या ओवैसी ये कह रहे हैं कि जो इस देश में रहता है बाकी और लोग, अगर वो किसी और परिभाषा में आता हो, क्या वो नहीं है देश का? देखिए, ओवैसी की एक समस्या है, उनकी पूरी राजनीति नफरत पे आधारित है। हमेशा वो डिवाइड एंड रूल पे गए हैं और आजकल वो लोग जनरेट फियर एंड रूल इसको अपना रहे हैं। तो जो फियर जनरेट करने में लगे हैं ना मुस्लिम भाइयों में, उसका परिणाम मुस्लिम समाज इनको भी देगा। अब ये लोग समझते हैं कि मेरे कहने से मुस्लिम यूथ सारी बातें सुन लेगा। अब वो समय चला गया। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि ओवैसी का अब मुस्लिम यूथ में एक हास्यास्पद छवि बन गई है। जिनको लगता है ये रोज़ हमारे को हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए ही कोशिश करते हैं। बाकी ये देश कानून को सबसे ऊपर मान के चलता है, न्यायपालिका है ना, संविधान है ना, उसमें हम आगे चल रहे हैं। मेरी प्रार्थना है सभी लोगों से कि विवाद जहाँ भी हो कोर्ट में चलते हैं, मन साफ रखते हैं, दिल बड़ा रखते हैं, अपनी साक्ष्य रखेंगे, प्रमाण रखेंगे, उसके बाद जो फैसला होगा उसको सर झुका करके स्वीकार करें। सर, जिस तरीके से आपने देश की बात करी और इस यूनियन सिविल कोड की बात हो रही है, उसका प्रस्ताव अगर पेश किया जाता है, देवबंद में सर कुछ मुस्लिम संगठन है वो लगातार कह रहे हैं कि उसको अगर पेश किया जाएगा, उसको अगर प्रस्तावित किया जाएगा तो हम उसको नहीं मानेंगे, या उनका अपना उसका लेकर कुछ अलग प्रस्ताव रहेगा। देखिए, मैंने बार बार पिछली बार भी कहा कि ये जो संस्थाएं हैं वो जब बात करती हैं तो इस देश के संविधान को ध्यान में रखें। अगर उनको लगता है कि कोई चीज़ ठीक नहीं है तो निश्चित रूप से सरकार भी उस पर विचार करेगी। लेकिन पहले से किसी को ऐसे अंदाज में, धमकी अंदाज में और इस तरह के हम कानून को नहीं मानेंगे, ऐसा तो कोई नहीं कह सकता। हमारे देश में बड़ी अच्छी बात हुई है कि वर्तमान जो सरकार है वो सबका साथ, सबके विकास के लिए और सबको विश्वास में लेकर के आगे बढ़ रही है। तो इसलिए इस तरह के लोगों को कोई डाउट नहीं आना चाहिए। जैसे मैंने अभी आज सुना कि ओवैसी कह रहे हैं कि हमारे निशान मिटाए जा रहे हैं, तो औरंगजेब की औलाद हैं ओवैसी।
औरंगजेब के निशान, अगर जो निशान नफरत के निशान हैं, अगर वो मिट रहे तो ओवैसी के निशान मिट रहे हैं। मैं ओवैसी जी से पूछना चाहता हूँ, क्या आप औरंगजेब की जो वंशावली आ रही है उसमें से आप हैं क्या? अगर ऐसा है तो फिर ये तो बड़ी उनके संसद सदस्यता के लीगैलिटी पे भी बात होनी शुरू हो जाएगी। सर, जिस तरीके से आपने ओवैसी का जिक्र किया और निशान मिटाने वाली बात की, ज्ञान व्यापी को लेकर सर क्या कहते हैं? क्योंकि लगातार अभी वो मुद्दा पूरा कोर्ट में है और जो हिंदू पक्ष है वो कह रहा है कि वहाँ पर पूजा पाठ करने दी जाए, क्योंकि जो साक्ष्य मिल रहे हैं उससे ये प्रमाणित होता है कि वहाँ मंदिर था, शिवलिंग वहाँ पर मिला है और साथ ही साथ जो नमाज है उसको पढ़ने पर रोक भी लगाने की बात की जा रही है। आप सर इस मुद्दे को, ज्ञान व्यापी के पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा दो नज़रिया होगा। एक तो मैं सांसद हूँ और हम जिस पार्टी के सांसद हैं उसकी सरकार है देश में, तो हम उस नाते तो सिर्फ इतनी बात कहेंगे कि कोर्ट में केस है, आज से नहीं है, ये औरंगजेब के समय से है और तब से लेकर के ये केस चल रहा है। कई बार इसमें कोर्ट के निर्णय भी आए हैं। ज्ञान वापी पे तो 1937 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना हिंदू पक्षकारों के पक्ष में रिजल्ट भी दिया है, लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ लोग कहते हैं नहीं कुछ और इसमें सच्चाइयां हैं, तो सच्चाइयों से क्यों घबरा रहे कोई? प्रमाण से क्यों घबरा रहा है कोई? और अगर आप जान लीजिए कि चाहे कोई कुछ भी बोले, इस देश में जो विवाद हैं उसको हमें ख़त्म करना है। इस देश में जिन विवाद से हिंदू मुसलमान या सिखों में, जैन में, बौद्ध में, पारसी में, जहाँ भी विवाद हमारे लिए नफरत का विषय है, हम उस विवाद को न्यायालय के तरीके से दूर करने के पक्षधर हैं। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मनोज तिवारी, जिन्होंने साफ तौर पे बोला कि जितने भी देश में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विवाद हो सकता है उसको एक न्यायिक प्रक्रिया के जरिए सुलझाया जाना, यही उनकी प्राथमिकता है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ अंजू निर्वाण, रिपब्लिक भारत।